YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन के सेकंड पार्ट पर चर्चा करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें जो इसके बारे में सीखी थी, जानी थी, आज उन सभी चीज़ों को बेस मानते हुए हमें अगले पार्ट पर चर्चा करनी है। तो शुरू करने से पहले एक बार पिछली चीज़ों को रिवाइज करवा देते हैं कि हमने क्या क्या पिछली वीडियो में चर्चा किया था। हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था पाई चार्ट पर और बार चार्ट पर। पाई चार्ट में हमने देखा था कि डाटे हमारे दो प्रकार से होते थे। पहला तो हमारा होता था कि प्रतिशत के रूप में दिया गया डाटा, उसको कैसे एनालिसिस करना होता था। तो प्रतिशत वाले डाटे को हम लोगों ने 100 के रेफरेंस में एनालिसिस किया था। और इसके बाद जो डिग्री वाले डाटे थे वहां पर हमने सर्किल के जो पूरी रेंज थी उस रेंज के अकॉर्डिंग अर्थात 360 को रेफरेंस मान करके हमने एनालिसिस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टेबुलेशन। टेबुलेशन में आपको रो और कॉलम के रूप में कुछ डाटा दिए गए होते हैं और इन डाटा के आधार पर हमें उन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं जैसा प्रश्न हमने पिछली बार देखा था। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने टेबुलेशन को एक बार ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि यहाँ पर कुछ छात्रों के विभिन्न विषयों में कितने अंक पाए हैं, इस चीज को दर्शाया गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट हैं हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और संस्कृत, जिनमें प्रत्येक का पूर्णांक 100 है और उसमें से सभी बच्चों ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, ये सारी चीजें हमारे सारणी में दी गई हुई है। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से उठते हैं और हमें किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। हमारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में जैसे चले थे उसी प्रकार से चलेंगे। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन उठता है, पहली चीज कि किसी भी एक बच्चे का संपूर्ण प्रतिशत आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि श्याम ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, तो अगर इसे निकालना है तो सबसे पहले श्याम सारे विषयों में कितना प्रतिशत कितना अंक प्राप्त किया है इसको हमें ज्ञात करना होगा। तो श्याम ने जो अंक अर्जित किया है उसने हिंदी में पाया है 80 और अंग्रेजी में पाया है 75 और विज्ञान में पाया है 60, गणित में पाया है 85 और संस्कृत में पाया है आपका 65। अगर इस वैल्यू को हम ऐड करें तो ये वैल्यू होगी 5, 10, 15 और 7 और 7 14 और 14 6 20 और 20 8 28 और 28 8 आपका टोटल हो जाएगा 365। इसने 500 में जो टोटल अंक अर्जित किए हैं 365 अर्जित किए हैं, क्योंकि टोटल हमारा जो पूर्णांक है ये 100, 200, 300, 400, 500 है। अब अगर मुझे इस वैल्यू को प्रतिशत में बदलना है तो हमने आपको बताया था कि हमें करना क्या होगा, कितने में से पाया है, तो पाया है 500 में से। प्रतिशत में चेंज करना है तो कितने से गुणा करना था, 100 से। अगर इस वैल्यू को देखा जाए तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से इसको कट किया जाएगा तो हो जाएगा 73%। अर्थात श्याम ने टोटल कितना प्रतिशत अंक अर्जित किया है, 73%। और एक बात और, हमने आपको बताया था कि हमारे जो यूपी टेट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। अभी मैं एक वीडियो परसेंटेज का लेकर आऊंगा केवल, जिसमें फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, इन सारी चीजों को कैसे कन्वर्ट करना है उस वीडियो में अच्छी तरह से चर्चा होगी। अब उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तुलना वाला, तो डायरेक्ट प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करना है ये चीज समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं कि तुलना वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर दे दिया जाता है कि मोहन ने सोहन से कितना प्रतिशत अधिक अंक पाया है, कितना प्रतिशत अधिक अंक पाया है, अधिक अंक प्राप्त किया है। अगर कहीं पर तुलना वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि तुलना में
अधिक भी होता है, कम भी होता है। इसके लिए सबसे पहले उन दोनों का डाटा हमारे पास होना जरूरी है और किससे तुलना हो रही ये चीज हमारे माइंड में होना जरूरी है। जैसे हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि मैथ का कोई भी प्रश्न हो, सबसे पहले हमारे माइंड में एक बात आनी चाहिए कि हमसे पूछा क्या गया है और हमने निकाला क्या है। तो तुलना किससे हो रही है ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखना होगी। मोहन ने सोहन से, तुलना किससे हो रही है? सोहन से कितना अधिक अथवा कम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोहन का टोटल अंक कितना है। तो अगर देखें तो थर्ड रो में मोहन के सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें प्राप्त अंकों की बात की गई है। तो मोहन ने टोटल प्राप्त किया है, अगर इसको ऐड किया जाए तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 5, 8, 7, 15 और 15 9 हो जाएगा आपका 24 और 24, 8 आपका हो जाएगा 32 और 32, 6 हो जाएगा 38। यानी मोहन प्राप्त किया है 385 और सोहन ने कितना प्राप्त किया है? अगर सोहन के सारे अंकों को कैलकुलेट किया जाए तो सोहन ने प्राप्त किया है 5, 2, 7 और 7, 4 आपका हो जाएगा 11, 11, 2, 13 और 13, 5, 18 के 8 बचा 1 तो 6, 1, 7 और 7 और 6 हो जाएगा 13, 13, 6 हो जाएगा 19 और 19 और 8 आपका हो जाएगा 27, 27 और 8 आपका हो जाएगा 35। तो हमने ये देखा मोहन ने टोटल 358 अंक प्राप्त किया है, लेकिन सोहन ने प्राप्त किया है कितना? 358 और मोहन ने प्राप्त किया 385। तो हमें तुलना किससे करनी है? सोहन से। तो सोहन से मोहन कितना प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किया है ये हमें ज्ञात करना है। तो आंकिक वैल्यू देखा जाए तो आंकिक वैल्यू कितना है? तो अगर मैं 385 में से 358 माइनस करता हूं तो ये वैल्यू आएगी 2, 7 में, यानी 22 अंक इसने अधिक प्राप्त किए। कितना अंक प्राप्त किया भाई? 22 अंक अधिक प्राप्त किया है। अगर इस वैल्यू को प्रतिशत में कन्वर्ट किया जाएगा तो आपका हो जाएगा 22 गुणे 100 और बटे, अब कोई चीज अधिक तुलना हो रही 300 तो यहां पे हो जाएगा 358। अब इस वैल्यू को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। या तो एक दूसरा तरीका और है, अगर मैं इन सभी वैल्यू को प्रतिशत में कन्वर्ट डायरेक्ट कर दूं, आप देखेंगे यहां पर जो मान आएगा और यहां पर जो मान आएगा दोनों का मान सेम होगा। अगर मैं इस वैल्यू को कन्वर्ट करूं तो अगर मैं 5 से देखता हूं तो 5 सत्ते हो जाएगा 35 और बचेगा ये 77% आया है। अगर इसका मैं प्रतिशत निकालूं तो ये हो जाएगा 7 और उसके बाद हो जाएगा 1.3, मतलब ये पाया है 71.3% और ये पाया है 77%। मतलब यहां पे डायरेक्ट हम एक लाइन में भी उत्तर निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अगर 77 में से 71 घटा दिया जाए और ये जो आपका आएगा वही मान आएगा, इतना प्रतिशत अधिक प्राप्त किया है। अंडरस्टूड? अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका होगा, तो तुलना वाली जब सारी चीजें हो गई हैं तो इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि कोई भी अंक या कोई भी अंक से कैसे तुलना होती है। अभी तक तो हम अधिक और कम की बात कर रहे थे, अब डायरेक्ट कोई वैल्यू किसी वैल्यू का कितना प्रतिशत है। जैसे क्वेश्चन अगर दिया गया है राम का गणित में प्राप्त अंक, गीता के अंग्रेजी में प्राप्त अंक से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। और यहीं पर दूसरी बात हम कर लेते हैं। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी कि अधिक अथवा कम पूछा जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। इन दोनों की कहानी अलग होगी। तो अगर मैं राम का गणित का अंक देखूं तो राम ये है, इसने गणित में पाया है 80। राम ने गणित में कितना पाया है? 80 अंक। अगर मैं गीता की बात करूं तो गीता ने अंग्रेजी में कितना पाया है? गीता ने अंग्रेजी में पाया है 75 अंक। तो हमें यह देखना है कि
80 75 से कितना प्रतिशत अधिक है? 80 75 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो आंकिक वैल्यू में 5 है, 5 गुणे कितना करेंगे? 100। और तुलना में किसको लेंगे? तुलना गीता से हो रही तो नीचे 75 रखेंगे, 80 रखेंगे? 75 रखेंगे। अगर यही पूछता कि गीता राम से कितना प्रतिशत कम है, तब यहां पे नीचे 75 की जगह क्या हो जाता? 80। तो हमें ध्यान देना है कि तुलना हो किससे रही है, और कोई भी वैल्यू अधिक होगी तो वो कम वाले से होगी, और अगर कोई भी वैल्यू कम होगी तो अधिक वाले से होगी। तो यहां पर अधिक वाली बात हो रही है तो कम वाली वैल्यू होगी, अगर यही कम वाली वैल्यू होती तो अधिक वाली वैल्यू होती। तो इसका मतलब अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये वैल्यू आपकी आएगी 500/75। ये मान आ जाएगा क्या कि कितना प्रतिशत अधिक है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाता कि कितना प्रतिशत है, तो उसका उत्तर क्या आएगा? कितना प्रतिशत है। इस केस में इसने प्राप्त किया है 80, इसने प्राप्त किया है 75, तो इसका मतलब हो जाएगा 80 गुणे 100/75। ये डायरेक्ट इस वैल्यू का प्रतिशत निकलेगा, और इस डायरेक्ट वैल्यू का प्रतिशत का जो भी मान होगा ये 100% से अधिक होगा। ऐसा हमने क्यों बोला? अगर आपको याद होगा तो जो प्रतिशत में हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर कोई भी मान होता है, अगर तुलना वाले मान से अधिक होता है तो ये 100% अपने आप में है, तो इसका मतलब 75 तक तो 100% ऑलरेडी हो जाएगा। अब उससे अधिक है, इसका मतलब मान जो मिलेगा वो 100% से अधिक मिलेगा। जैसे अगर मैं देखूं तो 25 × 75 और ये हो जाएगा 4। अगर यहाँ पर इसको और कट करें तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये बचा आपका 20, 3 × 6 = 18.6 बचेगा। और अगर मैं 4 से गुणा करूं तो 25 चौका 100 होता है, तो इसका मतलब 26 पॉइंट, लगभग 26.5 का 4 गुना, ये वैल्यू 100 से अधिक आएगी कि नहीं आएगी? तो ये 6 चौक हो जाएगा 24, बचेगा आपका 2, फिर आपका हो जाएगा 8, लगभग 108.4% मान आएगा। ये जितने भी तुलना वाले प्रश्न होते हैं। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए जा रहे हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इसको नोटबुक में प्रॉपर, जैसे हम लोग नोटबुक बना रहे थे उस नोटबुक में इन सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे। अब उसके बाद तीसरी कंडीशन हमने समझना है। हम लोगों ने अभी तक तो प्रतिशत में कोई वैल्यू किसी वैल्यू का कितना प्रतिशत है, या कोई वैल्यू किसी वैल्यू से कितना प्रतिशत अधिक है, या कोई वैल्यू किसी वैल्यू से कितना प्रतिशत कम है, इन बातों पर चर्चा की है। अब थोड़ा सा हमें बात करना है एवरेज वैल्यू का। जैसे अगर बोल दिया जाए कि ये बताइए मोहन का एवरेज मार्क्स कितना है, मोहन का औसत प्राप्तांक कितना है, औसत प्राप्तांक कितना है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए जैसे हम लोग मीन निकालते थे, मीन में हम लोग क्या करते थे, टोटल जितनी वैल्यू है सबको ऐड करना, और जितनी वैल्यू है उनके नंबर से क्या करना, भाग करना। तो मोहन का टोटल जो है ये आपका होगा 70 + 80 + 95 + 80 + 60 और बटे कितना करेंगे, टोटल वैल्यू है 5, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। अगर इस वैल्यू को देखें तो हमारा जो मान आएगा ये आपका आएगा 5, और 8 6 हो जाएगा 14, 14 और 9 हो जाएगा 23, और 23 और 8 हो जाएगा आपका 31, और 31 और 7 हो जाएगा 38, यानी 385/5। और फाइनल ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी, ये आपका हो जाएगा 5 7 35, और यहाँ पर बच्चा 3, यानी 77 अंक आएगा। ये जो 77 अंक मिल रहा है ये मोहन का औसत प्राप्तांक होगा। तो एवरेज निकालना बहुत ईजी होता है। हमें टोटल क्या करना है, उस वैल्यू को, जितनी वैल्यू होती हैं उन सभी वैल्यू को ऐड करके बटे में कर देना है टोटल नंबर ऑफ संख्या से, जितने डिजिट होंगे उनकी संख्या से भाग दे देना है।
अब उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा रेशियो के। इसमें रेशियो वाले प्रश्न कैसे बनते हैं? रेशियो वाले प्रश्न में अगर दे दिया गया है श्याम का अंग्रेजी में प्राप्त अंक तथा राम का अंग्रेजी में प्राप्त अंक का अनुपात क्या है? अंक का अनुपात। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू देखते हैं। श्याम ने अंग्रेजी में कितना अंक पाया है? तो श्याम ने अंग्रेजी में 75 अंक अर्जित किया है। और राम ने कितना प्राप्त किया है भाई? तो राम ने आपका प्राप्त किया है 70 नंबर। हमें इन दोनों का एवरेज निकालना है। तो पहली चीज सीक्वेंस जानना जरूरी होगा। श्याम और राम, इसका मतलब श्याम वाली वैल्यू ऊपर होगी और राम वाली वैल्यू नीचे होगी। हमें यह देखना होगा। हम लोग गलती क्या कर देते हैं, दिया है श्याम और राम का अनुपात, निकाल देते हैं राम और श्याम का अनुपात, दोनों का मान अलग हो जाएगा। तो यह चीज ध्यान रखना है कि किस चीज का अनुपात पूछा गया है। हमने पहले बताया था कि हम पूछा क्या गया है और हमने निकाला क्या है। तो पूछा गया है श्याम का अंग्रेजी में प्राप्त अंक तथा राम का अंग्रेजी में प्राप्त अंक का अनुपात क्या है। तो इसका मतलब हो जाएगा 75/70, 75/70। अगर यही जस्ट अपोजिट पूछा जाता कि बताइए राम और श्याम के में क्या अनुपात है, तब 70/75 करते। और ये वैल्यू आपसे एग्जाम में दो प्रकार से पूछी जाती है। पहला तो आपसे डायरेक्ट रेशियो के रूप में पूछा जाता है। जैसे इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये वैल्यू आएगी, अगर 5 से काटा जाए तो ये हो जाएगा 5 दूनी 5 एकम 5 और बच जाएगा 15। इधर काटा जाए तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यानी वैल्यू आएगी 15/14 का। सेकंड वैल्यू क्या आती है इसकी? सेकंड वैल्यू इसकी आएगी, वो मान आएगा, पॉइंट में भी मान दिया जा सकता है। और पॉइंट का जो मान आएगा हमको पता है 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर इसको काटा जाएगा तो ये आपका आएगा 1.70 एकम 70 और ये जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि जो भी मान आए यहाँ पर 8, 7 और यानी कि हो जाएगा 1.7 के समथिंग आएगा। और दूसरी चीज एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं कि अनुपात में चाहे जितने अनुपात का मान हमें दशमलव में बदलना है, हमें समय नहीं लगाना है, क्योंकि समय की बहुत कीमत होती है। और समय की कीमत का ध्यान रखते हुए अगर कोई भी रेशियो, कोई बड़ा रेशियो आ जाएगा, एक बार इस चीज़ को पुनः रिमाइंडर हम करवाना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी वैल्यू दे दी गई है, जैसे दिया गया है 789 बटे और दे दिया गया है 892, ऐसा कोई अगर रेशियो मिल गया, इस रेशियो को 1 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है, एक बार इस चीज को हम फिर से समझा रहे हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन हमारा इतना मजबूत होना चाहिए कि हमें परीक्षा में समय नहीं लगाना। अगर इस वैल्यू को हम काटने लगेंगे तो काटते काटते हमको 10 मिनट लग जाएगा इस वैल्यू को सॉल्व करने में। लेकिन तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे, हमें ध्यान रखना, ऐसी वैल्यू को हर में जोड़ना है, ऐसी वैल्यू को हर में जोड़ना है कि केवल सबसे जो बायां अंक है वही रह जाए, बाकी सब 0 0 हो जाए। तो अगर मैं देखूं तो 92 में 8 जोड़ दूं, और फिर हमने बताया था कि जितनी वैल्यू जोड़ने पर यह कंडीशन आएगी उतनी ही वैल्यू को अंश में भी जोड़ना है, यानी अंश में भी कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा आपका 9 8 17 के साथ, और ये 9 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 797 और नीचे आ जाएगा आपका 900। और इस वैल्यू को हम 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। हमारा समय बचा कि नहीं, हमारा 10 मिनट का काम 10 सेकंड में हो गया। अगर 9 से हम कट करेंगे तो तुरंत हम काट देंगे 9 × 72 और बचा कितना
बचा आपका टोटल 7 और 77, तो 9 8 72, इसका मतलब फिर पॉइंट समथिंग बच गया आपका 80, यानी कि वही 88.8 समथिंग मान आ जाएगा। तो 88 चूंकि रिपीट होता रहेगा, इसलिए हम लास्ट में दूसरे डिजिट पर 9 कर देते हैं। तो हमको ध्यान क्या देना है, हमको ध्यान ये देना है, अब यहां पर 2 जीरो है, तो 2 जीरो का मतलब क्या होगा, इस पॉइंट को 2 अंक बढ़ा देना है, तो 0.88 मान आएगा। और इस मान से दशमलव के हमने क्या बताया था, 4 अंक तक मान शुद्ध मिलता है। तो हमें तो 2 ही अंक तक काम करना है ना, तो फटाक से कम समय में अपनी वैल्यू को हमें उत्तर ला लेना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो टेबुलेशन की कहानी हो गई। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि अगर कोई लाइन चार्ट या कोई बार चार्ट दिया जाता है तो उस चार्ट को हमें कैसे एनालिसिस करना है। तो आइए देखते हैं एक बार चार्ट को, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बार चार्ट और लाइन चार्ट दोनों की कहानी सेम होती है। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परितः हमारे कुछ डाटे दिए गए होते हैं। सपोज दैट एक गांव की जनसंख्या की बात करते हैं। एक गांव की जनसंख्या, अगर मैं इस एक गांव की जनसंख्या की बात करूं तो हर एक वर्ष उसमें जितने भी लोग रहते हैं उनकी जनसंख्या का आकलन किया जाता है। हम लोग करते हैं 5 वर्षों तक। हमें पता है कि जनसंख्या जो होती है वो आपके 10 वर्षों में आंकड़ा प्राप्त होता है। तो ये हम मान लेते हैं कि कुछ आंकड़ा हमें ये मिला है। फर्स्ट वैल्यू है 5, 10, 15 और ये 20 है। और ये जितनी वैल्यू है ये लाख में है, इसको जितनी वैल्यू है ये सभी ईयर है। यहाँ पर 2020 होगा, ये 2030 होगा और ये वैल्यू होगी 2040। अगर डाटा की बात किया जाए तो डाटा क्या दिया गया है कि एक गांव है जिसकी जनसंख्या का जब आकलन किया जाता है तो फर्स्ट ईयर जो जनसंख्या मिलती है वो 10 लाख मिलती है। सेकेंड ईयर जनसंख्या मिलती है 15 लाख। थर्ड ईयर जनसंख्या मिलती है पुणे 10 लाख। पुणे कितनी मिलती है, 10 लाख। फोर्थ ईयर फिर इसमें मिलती है 15 लाख और फिफ्थ ईयर मिलती है 20 लाख। अभी हम लोग सिंगल बार चार्ट की चर्चा करेंगे। यहां पर अगर हमने देखा तो 2000 में हमें मिल गया कितना, 10 लाख। 2010 में मिल गया 15 लाख, 2020 में मिल गया 10 लाख, 2030 में मिला 15 लाख, 2040 में मिला 20 लाख। सबसे पहले हमें कि इस चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। अगर चार्ट पढ़ना सीख गए तो लगाने के सारे तरीके वही होंगे जो अभी तक हम सीखते आए हैं। आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा कि किस वर्ष जनसंख्या में कमी हुई, और ऑप्शन आपको 2010 भी देगा, 2020 भी देगा। आप देख रहे हैं बाकी सभी वर्ष में जस्ट पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, लेकिन 2020 एक ऐसा वर्ष था जो कि जस्ट विगत वर्ष की तुलना में कमी हुई है। मान लीजिए उस गांव में कोई महामारी आ गई हो, कोई ऐसी घटना घट गई हो जिसकी वजह से उस वर्ष उस गांव में काफी लोगों की मृत्यु दर अधिक हो गई, काफी लोग मर गए, तो वहां पर जनसंख्या में अचानक गिरावट आई। तो हमें कंफ्यूजन क्या होती है कि 2010 उत्तर देना है कि 2020, लेकिन जब पूछा जाएगा कि किस वर्ष अचानक गिरावट होगी तो हमारा उत्तर क्या होगा, 2020, क्योंकि बाकी वर्षों में हमने देखा तो विगत वर्ष से अधिक जनसंख्या मिल रही है, लेकिन 2020 एक ऐसा जनगणना वर्ष रहा कि विगत वर्ष से कम मिली है। पहली चीज तो ये समझना है। दूसरी चीज, और हमें इन आंकड़ों में क्या है, यहां पर प्रतिशत वाली वैल्यू और दूसरी चीज तुलना वाली वैल्यू, कैलकुलेशन वैल्यू बहुत कम पूछी जाती है, डायरेक्ट वैल्यू आपसे ज्यादा पूछी जाती है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या होगा। स्पेस तो थोड़ी कम है लेकिन हम लोग इसी में एडजस्ट करेंगे। अगर पहला क्वेश्चन बोला जाता है कि
सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष दर्ज की गई? अब यहां पर देखते हैं सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष दर्ज की गई। 2000 से 2010 गए तो 5 लाख की वृद्धि मिली। 2020 की बातें मत करिए, कोई ऐसी दैवीय घटना आ गई थी कि यहाँ पे कमी मिल गई थी वृद्धि होने की बजाय। 2030 में गए तो यहाँ पर भी हमें 5 लाख की वृद्धि मिली, और 2040 में गए तो यहाँ पर भी हमें 5 लाख की वृद्धि मिली। वृद्धि तो सभी वर्षों में हमें समान मिली, केवल एक वर्ष को छोड़कर 2020 को। हमसे पूछा गया सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष दर्ज की गई, तो अब हमें इस पूरे आंकड़े में देखना है कि 2000 से 2040 तक सर्वाधिक जनसंख्या किस वर्ष में मिली है, तो 2040 में मिली है उस गांव की। बीच में अगर यही पूछ लेता कि सर्वाधिक कमी, तो सर्वाधिक कमी 2000 और 2020 इन दोनों में जनसंख्या का मान क्या है, सेम है। तो यहां पर सर्वाधिक कमी अगर पूछा जाएगा तो बाकी वर्षों में तो वृद्धि ही हुई है, लेकिन कमी किस वर्ष में हुई है, 2020 में। तो उत्तर क्या दिया जाएगा, 2020, क्योंकि वृद्धि तो हमारे सारे वर्षों में लगभग समान हुई है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, केवल आंकड़ों वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू कि 2030 में जनसंख्या कितनी थी। तो 2030 में आपकी जनसंख्या कितनी है, 15 लाख। तो उत्तर कितना आएगा, 15 लाख। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगला क्वेश्चन हो सकता है कि 2040 में प्राप्त जनसंख्या और 2020 में प्राप्त जनसंख्या का अनुपात। तो अब यहां पर 2040 में क्या वैल्यू मिली है, 2040 में आपकी मिली है 20 लाख, और 2020 में कितनी मिली है, 2020 में यही आंकिक वैल्यू मिली है 10 लाख। कितनी मिली है, 10 लाख। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें 2040 और 2020 का अनुपात बताना है तो 20/10 करेंगे कि 10/20 करेंगे। तो आप कहेंगे कि सर 40/20 है, इसका मतलब 20/10 होगा, ना कि 10/20 होगा। इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, रॉन्ग होगी। ये वैल्यू क्या होगी, राइट होगी। तो अनुपात क्या आएगा, 2:1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तीसरी वैल्यू पूछा जाता है कि 2010 की तुलना में 2010 की तुलना में अगले जनसंख्या काउंटिंग वर्ष में कितना प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि अथवा कमी हुई, वृद्धि अथवा कमी हुई। अब यहां पर क्या देखना है कि 2010 की तुलना में अगले वर्ष, पहली चीज तो आपसे यही पूछा जाएगा कि अगले वर्ष वृद्धि हो रही या कमी। तो 2010 की तुलना में अगली जनसंख्या कब गिनी गई, 2020 में। तो यहां पर तो कमी हुई है, क्योंकि 2010 में जनसंख्या थी 15 लाख, 2020 में थी 10 लाख। इसका मतलब 5 लाख की क्या हो गई है, कमी हुई है। तो हमको इतना पता चल गया कि 5 लाख की कितनी हुई है, कमी हुई है। 5 लाख
कमी हुई है। अब कितना प्रतिशत कमी हुई है, तो फिर वही बात, कोई चीज अगर कम होगी तो अधिक वाले से होगी। हमारे पास दो डाटा है भाई, एक तो 15 लाख है, एक 10 लाख है। दिक्कत कहां पे होती है, यहां पे पूछ रहा कि कमी हुई है, तो मतलब 5 गुणे 100/10 करेंगे, 15 करेंगे, 15 करेंगे। तो अब इस वैल्यू का मान जो आएगा यानी 500/15, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3, और यहां पर बचा 33.34% की कमी हुई है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद इसी के जस्ट अपोजिट थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर यही सिंगल बार की जगह अगर डबल बार चार्ट आपको दे दिया जाता है, डबल बार चार्ट आपके सामने दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए दो कंपनियां हैं और दोनों कंपनियां बल्ब का निर्माण करती हैं, दोनों कंपनियां बल्ब का निर्माण करती हैं और उन बल्ब का नाम है, एक ले लेते हैं सूर्या बल्ब, एक ले लेते हैं फिलिप्स बल्ब। दो कंपनियां हैं, दोनों कंपनियां क्या करती हैं, बल्ब का निर्माण करती हैं। तो थोड़ा सा इनके डाटा को हम लोग यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। तो इनके 4 वर्षों का हम लेते हैं 2005 से 2006, 2007, 2008। इन वर्षों के आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। 5, 10, 15, 20। ये दोनों कंपनियों का डाटा हमने मेंशन कर दिया है और हमें ध्यान क्या देना है, आपको दिया जाएगा कि ये वाला जो डाटा है ये मान लीजिए सूर्या बल्ब का है और जो ब्लैंक वाला डाटा है इसको नाम दे देते हैं फिलिप्स बल्ब का। फिलिप्स बल्ब का हमारी दो प्रकार की कंपनियां हैं, एक सूर्या बल्ब बनाती है, एक बनाती है फिलिप्स बल्ब। अब यहां पर इन दोनों का आंकड़ा आपको दिया गया है, ये आपका मल्टी बार चार्ट होता है। अगर इसमें देखा जाएगा, मल्टी बार चार्ट में होता क्या है, इसमें 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट या 2 से अधिक लोगों का विवरण होता है जो कि हमें बार चार्ट में दिखाया जाता है। आज तक मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू एग्जाम में पूछी गई है वो डबल तक ही पूछी गई है और डबल से अधिक आने का चांसेज इसलिए नहीं बनता है क्योंकि स्पेस बनाने का चार्ट का कम हो जाता है। अब यहाँ पर अगर इसकी तुलना किया जाएगा तो 2005 में आप देख रहे हैं जो फिलिप्स बल्ब है इसका उत्पादन कम हुआ है जबकि सूर्या बल्ब का उत्पादन अधिक हुआ है। लेकिन 2006 में भाई सूर्या बल्ब ने क्या किया, इसने कॉन्फिडेंस में आकर के अपना चौपट कर दिया सब और ही बेचारा पहुंच गया 5 लाख पे। लेकिन फिलिप्स बल्ब ने इसने तरक्की जारी रखी और ही पहुंच गया 10 लाख में। उसके बाद फिर हमने देखा 2007 के आंकड़े में तो फिलिप्स बल्ब पहुंच गया 15 लाख पर और सूर्या बल्ब ने फिर मेहनत की और 5 लाख और इंक्रीमेंट किया। लेकिन 2008 में हमने देखा तो 2008 में दोनों कंपनियों ने समान संख्या में बल्ब का उत्पादन किया। तो ये सारी वैल्यू आपकी रहेगी लाख में कि कितने बल्ब किस कंपनी ने बनाए। अब आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली चीज, पहला क्वेश्चन ये होगा कि 2007 में किस कंपनी ने सर्वाधिक बल्ब बनाए, सर्वाधिक बल्ब निर्मित किया। क्या उत्तर आएगा? 2007 का आंकड़ा हमने उठाया तो हमने देखा कि फिलिप्स बल्ब का निर्माण अधिक हुआ जबकि सूर्या बल्ब का निर्माण कम हुआ है। तो उत्तर क्या देंगे? उत्तर देंगे हमारा हो जाएगा फिलिप्स बल्ब। क्या होगा भाई? फिलिप्स बल्ब। इतनी बात समझ में आ गई।
अब उसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि अगर कोई और कंपनी है, कोई और वर्ष है, जैसे 2006 में सूर्या बल्ब पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक अथवा कम उत्पादन किया, कितना प्रतिशत अधिक अथवा कम उत्पादन किया, तो जो सूर्या बल्ब है, सूर्या बल्ब ये 2006 में हमने देखा तो ये किया है 5 लाख, जबकि उसके विगत वर्ष किया है कितना, 10 लाख। तो विगत वर्ष की तुलना में पूछा गया है तो ये 5 लाख कम उत्पादन किया है। तो हमें पता कि प्रतिशत कमी आएगी, कितना कमी आएगी भाई, 10 लाख में से 5 लाख अगर घटाएंगे तो बचेगा कितना, 5 लाख। अगर इसको प्रतिशत वैल्यू निकालें तो 5 × 100/10 और ये कट जाएगा, आएगा 50% की कमी आएगी। ये तो नॉर्मल बात भी आप कह सकते हैं, 5-10 का 50% होता है, क्यों। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा केवल जनरल जानकारियों पर आधारित हो सकता है। क्या कि सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन किस कंपनी का रहा है, सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन किस कंपनी का रहा है, किस कंपनी का रहा है। तो आप कह सकते हैं कि अगर हमने देखा फिलिप्स बल्ब में तो इसने हर साल अपने प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट किया है, इंक्रीज हुआ है। लेकिन सूर्या बल्ब का देखेंगे तो एक वर्ष में ये डाउन हुआ है। तो अच्छा प्रदर्शन वह माना जाएगा जो हर साल ग्रोथ करे, या वह माना जाएगा जो बीच में अल्टरनेट जैसी कंडीशन लाए। क्योंकि इसका देखिए पहले साल में इसने 10 लाख किया, दूसरे साल इसने प्रोडक्ट में कमी कर दी और ये 5 ही लाख बनाया, तीसरे साल फिर ये इंक्रीमेंट किया, फिर चौथे साल किया। तो अच्छा प्रदर्शन फिलिप्स का माना जाएगा, सूर्या का माना जाएगा। तो उत्तर आएगा क्या, फिलिप्स का बल्ब आएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, फिलिप्स। हमको दिमाग ज्यादा चलाना होता है, कैलकुलेशन बहुत छोटा करना होता है। दिमाग जितना ज्यादा काम करेगा डीआई उतनी अच्छी सॉल्व होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज जितनी अच्छी समझ में आ जाए। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर बोल दिया जाए कि 2007 में सूर्या बल्ब तथा 2008 में फिलिप्स बल्ब का अनुपात के उत्पादन का अनुपात, तो 2007 में सूर्या बल्ब कितना है, 2007 में सूर्या बल्ब का उत्पादन कितना है, 10 लाख है। और 2008 में फिलिप्स बल्ब का उत्पादन कितना है, 20 लाख है। तो वैल्यू कितनी आएगी, 1:2 आएगी। इतनी बात समझ में आ गई है। तो सब मिला करके बाकी सारे क्वेश्चन अगर यहां पर प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी भी पूछा जाएगा, सेम वही पुराने पैटर्न पर हम सॉल्व करेंगे कि कितना प्रतिशत अधिक है या कितना प्रतिशत कम है। अगर अधिक होगा तो आंकिक वैल्यू रहेगी और आंकिक वैल्यू अधिक की तुलना में नीचे हमारी कम वाली वैल्यू रहेगी और ऊपर अधिक वाली वैल्यू रहेगी। अगर यही कमी पूछता है तो कोई चीज अधिक से कम होती है, यानी तब नीचे अधिक वाली वैल्यू रहेगी। जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन पर चर्चा किया था कि अगर 3 प्रकार के प्रश्न पूछ लिया जाए, पहली चीज कि 100-80 का कितना प्रतिशत है, और दूसरी चीज 80-100 का कितना प्रतिशत है, तीसरी चीज कि 80-100 से कितना प्रतिशत कम है, और चौथी चीज 100-80 से कितना प्रतिशत अधिक है।
इन चारों चीज़ों पर हम लोग डिटेल चर्चा किए हैं। अगर इन चीज़ों में जो थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। इन चारों चीज़ों पर हम लोगों ने डिटेल चर्चा किया था, जिसमें हम लोग परसेंटेज का बेसिक पढ़ रहे थे। और डीआई है क्या, हमने पहले ही दिन आपको बताया था कि 3 चीज़ें, एवरेज, रेशियो और परसेंटेज। इन्हीं तीनों का केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट आपके डीआई में चलता है। और इसके साथ साथ प्रश्न की लैंग्वेज, हमें प्रश्न की लैंग्वेज जितनी बेहतर समझ में आएगी, हमारी डीआई उतनी बेहतर सॉल्व होगी, हमारी डीआई उतनी बेहतर सॉल्व होगी। अगर इसी प्रकार से हम अगले इस क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्वेश्चन आपका है अगर बोल दिया जाता है कि 2008 में सूर्या बल्ब फिलिप्स बल्ब की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक उत्पादन किया, तो उत्तर क्या आएगा? आपको वैल्यू दिया है अधिक, कम, बराबर या कोई नहीं। तो 2008 में दोनों का बराबर हुआ है, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बराबर। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं अभी तक, जितनी भी चीज़ें समझाई गई हैं, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।